स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल, मैं नंदिनी के साथ सो रहा हूं। मैं समझता हूं, लेकिन आहन अलग है। मुझे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें खतरे में डालने का जोखिम नहीं उठा सकता। आदर्श ने तुरंत राज खोल दिया। अगर आहन ने अपने बिस्तर पर ये शब्द सुने तो उसकी लापता आत्मा तुरंत आदर्श को सबक सिखाने के लिए आ जाएंगी। वो ऐसे दुष्ट से मित्रता क्यों करेगा? चलिए अपना समय बर्बाद ना करें, उसे बताओ, नहीं तो हम सिर्फ बिना सिर वाली मक्खियों का एक झुंड बनकर रह जाएंगे, नंदिनी ने कहा। आदर्श ने नंदिनी को समझाने की कोशिश की, फिर भी वो इसे अपने तरीके से करने पर अड़ी रही। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो, आदर्श चिल्लाया। यदि तुम वास्तव में ऐसा सोचते हैं तो यहाँ ऐसा कहने के बजाय आहन और मुझे ठीक होने में मदद करने की पूरी कोशिश करो, नंदिनी ने गंभीरता से उत्तर दिया। उसकी दृढ़ दृष्टि और निडर थी। जब वह पहली बार इस यात्रा पर निकली थी, तब से वह मानसिक रूप से तैयार थी। उसका भागने का कोई इरादा नहीं था। क्या तुम सच में मुझ पर इतना भरोसा करती हो? आदर्श की निगाहें नम हो गई। नंदिनी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आदर्श के सवाल का जवाब कैसे दे। यदि उसने हाँ में उत्तर दिया तो आदर्श उसे पूरी तरह से गलत समझेगा। फिर भी सच्चाई यह है कि नंदिनी ने कभी भी उस पर शक नहीं किया। उसका मानना था कि अगर आहन के साथ जो हुआ वही उसके साथ भी हुआ तो वह उन्हें ठीक होने में मदद करने के लिए अपना सब कुछ देगा। नंदिनी के निर्णय के बाद आदर्श और क्या कर सकता था? वह ढलान पर लौट आया, यहाँ जहां आंचल अभी भी उनकी ओर पीठ करके खड़ी थी। वह उसकी मासूम नजर से पलटी। सच तो यह है कि आदर्श उम्मीद कर रहा था कि वह जब मुड़ेंगी तो उसके चेहरे पर एक डीमन प्राणी का सड़ा हुआ भयानक चेहरा होगा। इस तरह आदर्श उसे नंदिनी का नाम बताने के बजाय उससे आसानी से लड़ सकता था। आदर्श ने कभी नहीं सोचा था कि इतनी स्थिति जटिल होगी। न केवल उसका दोस्त खतरे में था, बल्कि उसे किसी ऐसे व्यक्ति को भी खतरे में डालना पड़ा जिसकी वह बहुत परवाह करता था। उसका नाम नंदिनी है, आदर्श ने कहा। किसी कारण से नाम कहते ही आदर्श को पछतावा हुआ। वह आंचल को मुस्कुराते हुए महसूस कर सकता था। यह उसकी मासूम नजर के नीचे एक बुरी मुस्कुराहट थी। संभवतः यह उसका असली रूप था। हालांकि आदर्श को पता था कि उसे कुछ ऐसा कहकर धमकी देना व्यर्थ है। यदि तुमने उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। केवल यह कह देने से कोई फायदा नहीं होगा। अपना वादा निभाना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मैं पहाड़ के पीछे चारों ओर देखूंगी। शायद मुझे इस अजीब बीमारी का इलाज मिल जाए, आंचल ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। उसने आदर्श को हल्का सा प्रणाम भी किया। रुको, मैं तुम्हें कैसे ढूंढूंगा, आदर्श ने चिल्ला कर कहा। आदर्श के खत्म होने से पहले ही आंचल गायब हो गई। केवल जंगली गुलदाउदी के टुकड़े ढलान पर हवा की ओर थोड़ा थोड़ा लहराते हुए हवा में आंचल के समान खुशबू छोड़ रहे थे। क्या वह चली गई? नंदिनी ने पूछा। मुझे लगता है वह वही है, आदर्श ने चिंतित होकर कहा। उसे अब से नंदिनी के साथ निकटता से रहना होगा। आहन ने संभवतः अपनी आत्मा खो दी थी क्योंकि वह आंचल को देखने में असमर्थ था। हालांकि चूंकि आदर्श उसे देख सकता था, अगर वह नंदिनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती तो वह उसे रंगे हाथों पकड़ सकता है। यहाँ पर इस पर चर्चा करना बेकार है, चलिए वापस चलते हैं, नंदिनी ने कहा। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? आदर्श ने सीधे पूछा। मैं ठीक हूँ। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें अवश्य बचा सकता हूँ? आदर्श ने फिर से पूछा। तुम परेशान कर रहे हो, नंदिनी ने कहा। नंदिनी और आदर्श उस कमरे में लौट आए जहां हर कोई आहन की स्थिति की जांच करने के लिए रह रहा था। आहन अभी भी वैसा था। रुद्री उसकी देखभाल कर रही थी। लड़की उसके शरीर के तापमान को बनाए रखने और ठंड को उसके शरीर को प्रभावित करने से रोकने के लिए हीलिंग एलिमेंट का उपयोग कर रही थी। आदर्श ने आहन के सिर को छुआ और तुरंत ठंड महसूस हुई। यह मानव के लिए स्वीकार्य और शारीरिक तापमान से कम था। यदि वह मैजिशियन ना होता तो उसका जीवन खतरे में होता। रुद्री, मैं आज रात नंदिनी के साथ सो रहा हूं, आदर्श ने कहा।
रुद्री की आंखें चौड़ी हो गई और उसने शर्म से सिर हिलाया, कहा, ठीक है, मैं मेघना के साथ सोऊंगी। क्या तुम्हें सचमुच ऐसा कहना पड़ा? आदर्श की बातें सुनने के बाद नंदिनी ने फटकारा। मुझे तुम्हारी देखभाल करनी है। आदर्श को नहीं लगा कि उन्होंने कुछ गलत कहा है। हर किसी को थोड़ा आराम चाहिए था। उनके पास अगली सुबह तक सब कुछ छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उनका सबसे अच्छा विकल्प उन भिक्षुओं की तलाश करना था जो किसी प्रकार के अनुष्ठान के लिए निकले थे। उन्हें आहन की स्थिति के बारे में जरूर कुछ पता होगा। भले ही वे भिक्षुओं को ना पा सके, वे अधिक जानकारी के लिए आसपास के निवासियों से पूछ सकते थे। जब सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे तो जानकारी इकट्ठा करना मुश्किल था। रुद्री, कृपया इसे गलत तरीके से ना ले। नंदिनी को पता था कि आदर्श उसे नहीं छोड़ेगा। उसने तुरंत रुद्री को स्थिति समझाई। रुद्री नंदिनी के दृष्टिकोण से सहमत थी। यदि वह एक उपचारकर्ता यह भी नहीं जानती थी कि इस अजीब बीमारी से कैसे निपटा जाए, तो इसके स्रोत का पता लगाना ही एकमात्र रास्ता बचा था। हम सब रात भर जागकर नंदिनी की देखभाल क्यों नहीं करते? रुद्री ने सुझाव दिया। थोड़ी देर बाद सभी लोग वापस कमरे में जमा हो गए। रेणु और जियांग भी लौट आए थे। जब वे पहाड़ से नीचे उतरे तो काफी देर हो चुकी थी, इसलिए वे इजाकाय के मालिक को नहीं ढूंढ सके। उन्होंने बस सड़कों पर लोगों को पकड़ लिया। फिर भी उनमें से किसी को भी मंदिर के बारे में कुछ नहीं पता था। ऐसे में उनके पास कल तक इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अन्य समूह पहले ही कई बार मंदिर में जा चुके थे, फिर भी वे कोई सुराग ढूंढने में असफल रहे थे। एकमात्र जगह जो बची थी वह थी पहाड़ का पिछला हिस्सा। लेकिन चूंकि जंगल इस समय बिल्कुल काला था, इसलिए उन्हें जांच के लिए अभी भी सुबह तक का इंतजार करना पड़ा। अरे गधे, तुम नंदिनी को खतरे में कैसे डाल सकते हो? यह सब होने का कारण तुम हो। जब अनिकेत ने आदर्श और नंदिनी की योजना सुनी तो वह तुरंत गुस्सा हो गया। अनिकेत की नजर में वह नंदिनी का अनुरक्षक था। उसकी अनुमति के बिना वह अपनी जान जोखिम में कैसे डाल सकती है? अगर तुम मदद नहीं करना चाहते तो बस चुप रहो। किसी को भी आपकी भौंकने की आवाज सुनने की जरूरत नहीं है, आदर्श ने जवाब दिया। अनिकेत वापस डालने ही वाला था कि वेद ने उसे रोक दिया। बस, नंदिनी पहले ही योजना से सहमत हो चुकी है। चलिए अभी इंतजार करते हैं। आदर्श, तुम उसकी देखभाल करो। बाकियों को थोड़ी नींद लेनी चाहिए। सभी थके हुए भी होंगे। अगर हम इस समस्या से उबरना चाहते हैं तो हमें आराम करना चाहिए, वेद ने कहा। अनिकेत ने कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता कि आदर्श अकेले नंदिनी की देखभाल कर सकता है। तो फिर तुम दोनों आज रात उसकी रक्षा करोगे, वेद ने कहा। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल द सोल ईटर बैक। सच कहूं तो अगर आंचल दोबारा आती है तो आदर्श उसे अनिकेत का नाम देने में कोई संकोच नहीं करेगा। सब कुछ पहले से ही सही था। अगर वह नंदिनी के साथ एक ही कमरे में रात बिता सकता था, फिर भी इस आदमी को आना पड़ा और उन्हें परेशान करना पड़ा। यदि वह नहीं होता तो शायद 2 साल में उनका बच्चा इतना बूढ़ा हो जाता कि किराने की दुकान से कुछ सोया सॉस खरीद सके। आदर्श खिड़की के पास बैठकर सिर हिला रहा था। समुद्र की यात्रा बेहद थका देने वाली थी, खासकर ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे लहरों से इधर उधर उछलने की आदत नहीं थी। ठीक होने में कुछ दिन लगेंगे। हालांकि जब भी आदर्श अपनी आंखें बंद करता था, उसे आंचल के मासूम चेहरे के नीचे की बुरी मुस्कुराहट याद आती थी। इसे अपने दिमाग से निकालने में परेशानी हो रही थी। आदर्श वहां बैठ गया और चुपचाप नंदिनी को देखता रहा। नंदिनी की आंखें बंद थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह ध्यान कर रही हो। लड़की वास्तव में खुश थी। आहन की स्थिति जानने के बाद अभी भी कल्टीवेशन करने का मूड रखती थी। उसके चिकने चेहरे को देखकर आदर्श को एहसास हुआ कि उसकी थोड़ी घुमावदार पलकें काफी आकर्षक थी। वह उन्हें अधिक देर तक घूरे बिना नहीं रह सका। हालांकि उसका ध्यान जल्द ही उसके सुंदर स्तनों की ओर आकर्षित हो गया। यह निश्चित रूप से उछाल भरी मजबूती से सुंदर पहाड़ों की एक जोड़ी थी। उसके पतले कपड़े और अंतर्वस्त्र प्राकृतिक दृश्यों को छिपाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। पहाड़ों के नीचे एक लंबी पतली कमर थी जिसे आदर्श अपनी आधी बांह से लपेट सकता था। वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि उसकी कमर को छूने से कैसा महसूस होगा। जैसे ही उसने अपनी निगाहें और नीचे झुकाई, उसने तुरंत लड़की के सीधे बैठे हुए रूप से उसके उभारों को देखा। घुमाव सिर्फ उसके नितंबों और पैरों के बीच नहीं थे, बल्कि उसकी कमर पैल्विक हड्डियों के बीच सुंदर रेखाएं थी।
यह एकदम सही था, अतिरिक्त मांस के किसी भी निशान के बिना। उसके कोमल उभार और हड्डियां किसी तरह आकर्षक थी। किनारे पर लटकते उसके चांदी के बाल ध्यान आकर्षित कर रहे थे, भले ही वे थोड़े बिखरे हुए थे। इतना भव्य सौंदर्य, यदि गधा अनिकेत आसपास नहीं होता तो उसे उस पर झपटने की इच्छा होती। कई मामलों में पहले कार्रवाई और बाद में रिपोर्ट देना जरूरी था। नंदिनी के साथ 1 साल से अधिक समय तक हनीमून पर जाने का मौका मिलना बिल्कुल मुश्किल था। आदर्श की राय में उसका दृढ़ विश्वास था कि यदि वह इस दौरान नंदिनी को गर्भवती करने में विफल रहा तो यह एक विकृत व्यक्ति के रूप में उनकी पहचान के लिए अपमानजनक होगा। यदि एक विकृत व्यक्ति की कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती तो वह एक सज्जन व्यक्ति से कितना भिन्न होता। पूरी रात बाहर पत्तों की सरसराहट के अलावा कुछ नहीं हुआ। आदर्श और अनिकेत पूरी रात सोए नहीं। खिड़की से बाहर देखने पर वे उगते सूरज से जगमगाते समुद्र के एक कोने को देख सकते थे। लहरें रंगीन कपड़े के टुकड़ों की तरह थी, जिसके परिणाम स्वरूप एक सुंदर दृश्य उत्पन्न हुआ। आदर्श अपने पैरों पर खड़ा हुआ और फैला। वह नंदिनी के पास गया और उसे कोहनी से धक्का दिया ताकि उसे पता चल सके कि सुबह हो गई है। ऐसा लगता है जैसे हमने गलती की है, मुझे लगता है। नंदिनी, नंदिनी। आदर्श ने लड़की को फिर से धक्का दिया। आदर्श ने शुरू में सोचा कि नंदिनी अभी भी कल्टीवेशन कर रही है, इसलिए उसने उसे जगाने की कोशिश की। उसे आश्चर्य हुआ, नंदिनी ने दूसरी बार भी धक्का देने के बाद भी अपनी आंखें नहीं खोली। आदर्श को लगा कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा है। उसने झट से उसके माथे को छुआ। बर्फ के ठंडे। नंदिनी का माथा बर्फीला था, हालांकि उसका ऑरा भी आमतौर पर बर्फीला था। आदर्श को पता था कि इसका मतलब यह नहीं कि उसका चेहरा और शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। उसकी हालत आहन जैसी ही थी। उसके शरीर का तापमान गिर गया था। आदर्श ने अपनी पलकें खोली और देखा कि उसकी पुतलियां भूरेपन की परत से ढकी हुई हैं। जब उसने उसकी आंख में फूंक मारी तब भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जाओ दूसरों को बताओ, आदर्श ने सख्ती से कहा और उसने अनिकेत पर नजर डाली जो उनिंदा महसूस कर रहा था। क्या? उसने भी अपनी आत्मा खो दी? अनिकेत आश्चर्यचकित था। उसने तुरंत नंदिनी की स्थिति की जांच की। स्थिति तब और बिगड़ गई जब अनिकेत को नंदिनी की स्थिति के बारे में पता चला। उसने आदर्श की ओर घूरकर देखा, मानो वह सारा दोष उसी पर मड़ रहा हो। वह जल्दी से दूसरों को जगाने के लिए चला गया। आदर्श कमरे में अकेला रह गया था। नंदिनी अपनी बैठी हुई मुद्रा में ही रही, फिर भी किसी तरह उसकी जीवन शक्ति रुक गई थी। आदर्श ने कितनी भी कोशिश की, वह नहीं उठी। जब आदर्श ने नंदिनी की हालत देखी तो उसने अपनी मुठ्ठियां भींच दी। उसकी छाती गुस्से से जोर से धड़कने लगी। वह आंचल, वह उसे कभी माफ नहीं करेगा। कुछ देर बाद रुद्री आई। नंदिनी की स्थिति की जांच करने के बाद उसने निष्कर्ष निकाला कि नंदिनी की स्थिति भी आहन जैसी ही थी। उनके शरीर बर्फ जैसे ठंडे हो गए थे और वे बेहोश हो गए थे। निवासियों के अनुसार वे अपनी आत्मा खो चुके थे। क्या तुम दोनों हर समय उस पर नजर रखते थे? वेद ने सख्ती से पूछा। मैंने शायद सुबह होने से ठीक पहले थोड़ी सी झपकी ले ली होगी। मैं बहुत थक गया था, अनिकेत ने धीरे से कहा। मैं पूरी रात उसे देखता रहा हूं, कुछ नहीं हुआ। लड़की कमरे में दिखाई भी नहीं दी, आदर्श ने आत्मविश्वास से कहा। तुम में से 2 लोग रुकेंगे और उसकी देखभाल करेंगे, बाकी को अलग हो जाना चाहिए, वेद ने कहा। मेघना ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जापान पहुंचने के तुरंत बाद हमें किसी अजीब चीज का सामना करना पड़ेगा। हर अजीब घटना के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। अनिकेत, सूर्या उन भिक्षुओं की तलाश करते हैं जो अनुष्ठान के लिए मंदिर छोड़ गए थे। अगर वे लंबे समय से यहां रह रहे हैं तो उन्हें इसके पीछे का कारण पता होना चाहिए। आदर्श, रेणु, मेघना और मैं लड़की की तलाश करेंगे। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि वो क्या है, उन्हें ठीक करने का कोई तरीका होना चाहिए। जियांग, रुद्री, शिवांगी, आप में से बाकी लोग शहर में जानकारी मांगेंगे। आप जो कुछ भी ढूंढ सकते हैं वह मंदिर से संबंधित है, वेद ने कहा। टीम के 2 सदस्य शिकार हो गए थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि स्थिति इतनी गंभीर होगी। अच्छी खबर यह थी कि उन्हें पता चला कि आदर्श ने जिस लड़की आंचल का जिक्र किया था वह इसके लिए जिम्मेदार थी।
वे जल्द ही उसे बंद करने के बाद जवाब ढूंढेंगे। हमें पहाड़ के पीछे चारों ओर देखना चाहिए। मेरा मानना है कि वहां कुछ रहस्य है, आदर्श ने कहा। अन्य लोगों ने पहले ही मंदिर की जांच कर ली थी, फिर भी उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। लड़की कहीं रहती होंगी। पहाड़ का पिछला हिस्सा निश्चित रूप से संदिग्ध था। बाकी टीम तुरंत अलग हो गई। आदर्श, रेणु, वेद और मेघना पहाड़ के पीछे की ओर बढ़े। उन्हें एक परित्यक्त रास्ता मिल गया। ऐसा लग रहा था मानो पहले भी यहाँ कोई आया हो। पहाड़ के पीछे जंगल काफी घना था। जैसे जैसे वे रास्ते पर आगे बढ़ते गए उन्हें ट्रैक के दोनों ओर पत्थर के लैंप भी दिखे। ऊपर से उगी घास फूस और मिट्टी साफ करने के बाद भी वे संगमरमर का रास्ता देख सकते थे। आदर्श, मुझे समझ नहीं आया, यदि वह सचमुच हमारी जानकारी के बिना उनकी आत्माओं को चुरा सकती है तो उसने एक ही बार में हम सभी को निशाना क्यों नहीं बनाया? उसे आपसे उनके नाम क्यों जानने पड़े? क्या नाम इतने महत्वपूर्ण हैं? मेघना ने पूछा। मैं भी इसका पता नहीं लगा सका। धिक्कार है, काश साधु अभी भी यहाँ होता। वह भी लड़की को देख सकता है। वह निश्चित रूप से उसके बारे में अधिक जानता है, आदर्श ने श्राप देते हुए कहा। युवा गंजा गधा भी मंदिर में नहीं था। इसने निश्चित रूप से आदर्श को बहुत बड़ा सिरदर्द दे दिया था। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।